गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस पर्टिकुलर सीरीज को अपन कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसी का ये चौथा लेक्चर है। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो मिसलेनियस फॉर्म में या थोड़ा ज्यादा जिन पे फोकस मुझे लगा देना चाहिए एक्स्ट्रा थोड़ा, या मार्केट में जिनके क्वेश्चंस बहुत प्रेवलेंट हैं और बच्चे कर करके थोड़ा सा अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि ये वाली बात क्यों नहीं हो रही अपन से, ये वाली पॉइंट क्यों नहीं हो रहा, तो वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए एंड अपनी सर्टेनिटी इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ और इंक्रीज करने के लिए जो बेसिक बातें अभी भी रिमेनिंग है अपन उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्या अभी भी रह गया जो ये मास्टर फिर खड़ा हो गया चौथे लेक्चर में आकर बोल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर? फिर से सुनो भाई, आपने अब तक जितनी भी बातें मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से की, आई थिंक जो मैंने आपके वीडियोस डाले हैं, 3 वीडियो उसमें मैंने डाले हैं अब तक, दिस विल बी द 4th वन, ठीक है। और ये जो 4th वीडियो है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद थोड़ी अनसर्टन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अनसर्टनिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, क्या आप एक्सपेक्ट करो या नहीं करो। भाई क्या जैसे कुछ बातें नई वाली एनसीईआरटी में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिलीटेड पोर्शन है, मैं जानता हूं कि मुझे उसके लोड मतलब उस पर्टिकुलर कंटेंट का लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में निकाल तो दी बट कभी इक्का दुक्का बार एग्जाम में दिख भी जा रहा है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज एनटीए ने सिलेबस में जितना पोर्शन डाला वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके नीचे अगर आपने देखा हो तो वहां पे था टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। अब वो जो टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल थे 3 तरह के थे, कौन कौन से? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मेटल के बारे में जितना डिस्कस किया दैट वाज वेरी कॉम्पैक्ट एंड क्रिस्प, व्हिच वाज क्रक्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म, कि किस तरह से डोमेन वहां पे ओरिएंट होते हैं, किस तरह से वहां सिर्फ एक मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात नहीं होती है, वी द डाइपोल्स इटसेल्फ इंटरैक्ट एंड देयरफॉर वहां पे डोमेन यानी एक पूरी की पूरी भीड़ है जो आपके डाइपोल्स की, जो आपके उसको आप सेट ऑफ भीड़ कह लीजिए, कि जैसे मान लीजिए आप एक बंदा है, 4 लोग हैं, आप लेके गए कहीं, कोई पंगा हुआ या कोई आंदोलन करना था, उसमें 4 लोग लेके गए, ठीक है। अब चारों का माइंडसेट जो है वो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट होगा, तो जब वहां जाएंगे तो वो हो सकता है सेम इंटेंसिटी से बिहेव करें, बट देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि शायद वो इंपैक्ट क्रिएट ना हो पाए। तो क्या करो, उन चारों की जगह पे 40 लेके जाओ। लेकिन आपको क्या लगता है कि 40 के 40 लोगों की सोच एक जैसी होगी? नहीं, सेट ऑफ सोच होगी कि ये 5 की एक जैसी, ये 7 की एक जैसी। वही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन्स, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि वो एक तरीके से बिहेव करेंगे, एक फौज की तरह बिहेव करेंगे, नहीं। तो ये उसकी मैग्नेटिज्म की थ्योरी है। अब अभी भी ऐसा क्या है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेनिंग है? तो टाइप ऑफ मटेरियल, जिसपे सिर्फ ओरली डिस्कशन किया था, थ्योरेटिकली उस पर बात करनी बाकी है। देन द रिमेनिंग पॉइंट इज जो आपका हिस्टेरेसिस लूप है, हिस्टेरेसिस कर्व है, जो एनर्जी लॉस है व्हेन यू आर मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल। 3 तरह के हैं भाई, उनमें से हम हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में बात करेंगे। यानी मैं क्यों फेरोमैग्नेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्रिटिकल होकर बोल रहा हूं भाई। मैग्नेटिक नीडल आपने देखी होगी, मैग्नेटिक नीडल मतलब कंपास देखा है, कंपास को जब आप रखो तो वो नीडल अपने आप जिस डायरेक्शन जो आपका नॉर्थ साउथ होता है वो पॉइंट करने लग जाती है। क्यों पॉइंट करने लग जाती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, लेकिन वो मटेरियल क्यों मैग्नेटिक है? क्योंकि बनाया है वो इस तरह का मटेरियल है जो मैग्नेटिक नेचर को बेयर कर रहा है। तो किस तरह से जनरेट किया उसको, किस कैटेगरी में लाई करता है, वो बात करते हैं। दूसरा हमने एनालॉजी के बारे में पढ़ा था, एनालॉगस बिहेवियर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे बिहेव करता है, जैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वैसे मैग्नेटिक चार्ज होता है, +m -m करके मान लिया था, वो छोटा मोटा डिस्कशन किया आपने। तो अब अभी क्या रिमेनिंग है? अब उस बात को और थोड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं कि क्यों ऐसा माना, उसके पीछे की जो उसके पीछे की कहानी है। अब ये कहानी कहां लाई करती है, कहां एग्जिस्ट करती है, जिसके बेसिस पे बात हो रही है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी का है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सर्टेन हूं कि मुझे टॉपिक उठाना है कि नहीं उठाना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर्टेन नहीं हूं, इसीलिए सिलेबस उठा रहा हूं। क्योंकि जब इतना चल ही लिए हैं तो 2-4 कदम और चलने में क्या प्रॉब्लम है कि वही एक पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में गिल्ट लें कि यार ये कर लिया होता तो बढ़िया रहता। नहीं, ये पॉसिबिलिटी छोड़नी ही नहीं है प्रिपरेशन में। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर हम क्या उठाने वाले हैं, व्हाट विल बी आवर फोकस? तो अपना फोकस इस टॉपिक के अंदर ये है, मैं वो थोड़ा सा कंटेंट फ्लो आपको दिखा देता हूं इंट्रोडक्शन देने के बाद।
तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर व्हाट? पहला टॉपिक होगा आपका बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, कि उनके बीच में क्या रिजेंबलेंस है, क्यों हमने सोलेनॉइड को एज अ बेसिस ट्रीट किया फॉर अ बार मैग्नेट, एंड कैसे अपने सारे जो रिजल्ट्स हैं, सारे जो आपके कंसिडरेशंस हैं, अजम्पशंस हैं, वो सब सही बैठ गए, वो इससे पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्या मैग्नेटिक मोमेंट हम इससे पहले नहीं पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। हमने, आपको याद होगा, एक नीट का भी सवाल लिया था जिसमें हमने एक मैग्नेट को बेंड किया था। देयर वाज अ बार मैग्नेट जिसको बेंड करके उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट, अरे बिल्कुल पढ़ा है भाई, बहुत प्रोमिनेंट है, पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्यों उठा रहा हूं? बिकॉज मुझे लगता है कुछ बातें और हैं जो अभी इस टॉपिक में उठानी चाहिए थी, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेना पड़ेगा। और उन पे बात नहीं होगी तो भाई वही वाली बात है कि सब कुछ किया और छोटा सा पॉइंट रह गया। और लास्ट पॉइंट है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, क्यूरी लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, सैचुरेशन के बारे में समझ चुके हैं, नॉन लीनियरिटी क्यों होती है, आपका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में क्यों हम, मतलब वो सारी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ऐसा क्या है फेरोमैग्नेटिक के बारे में, तो हम पहले पढ़ेंगे एकदम जो आपका मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस है। हिस्टेरेसिस मतलब याद होगा आपको, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ाने के लिए सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने एक सिचुएशन लिया था जहां पे सोलेनॉइड था, उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद वी अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वाज ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बैटरी का करंट था, जो बाहर वाला करंट था, उससे मैग्नेटाइजेशन हो रहा था। तो उसका एक हिस्टेरेसिस कर्व है जिससे अपन को लॉस के बारे में पता चलता है मैग्नेटिक एनर्जी के। ठीक है, रिटेंटिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी क्या होती है, वो सब बेसिक बातें पता चलती है। और उसके बाद आपका है टाइप। टाइप क्यों बोल रहे हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका सॉफ्ट, मतलब जो आपके सॉफ्ट मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये सॉफ्ट और हार्ड क्यों बोल रहे हैं? क्या वो स्पंजी नेचर को बेयर करते हैं? नहीं, डोंट गो बाय द नेम इटसेल्फ। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाएगा दो कैटेगरी में। चलिए स्ट्रेट अवे टॉपिक के अंदर, मतलब जो हमारा एंटर करते हैं, और पहला जो टॉपिक है वो है बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट है जो अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, क्या मैं बताता हूं। अब इस टॉपिक का व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस टॉपिक, कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या ग्रास्प करना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक हैं, ये पता है, बहुत है। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक क्यों उठा रहा हूं मैं? बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूज करके मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में सारी बातें कर दी गई। And you'll get much more certain that you don't have to think about any result in the case of magnetism. Just directly use the result which were already obtained in electrostatic 1 and electrostatic 2 for electric dipole. दोबारा मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसी रिजेंबलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा रिजल्ट है, जिस रिजल्ट पे अगर अपनी बात हो जाए तो खुशी मिलेगी। ओहो बाबू आगे कहे जा रहे। ओके, देखिए यहां पर एक इस तरह का ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। देखते हैं अपने को रिजल्ट याद है कि नहीं। ठीक है, ये ऐसा सर्कुलर करंट कैरिंग एक लूप है। ठीक है, और यहां पर इसके एक्सेस पे, दिस इज द एक्सेस ऑफ द लूप, यहां पर एक पॉइंट लिया है P। एक पॉइंट P लिया है अपन ने, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, एंटर कर जाएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। तो मैं जल्दी से चाहता हूं कि भाई अगर इस वायर के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ लूप्स है N, एक लूप का रेडियस है R, और एक्सेस पे जो डिस्टेंस जाके जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं वो x है, यानी दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वी हैव टेकन। एक्सेस बोल रहे हैं, समझ गए होंगे, रेडियस कितना है R। तो मुझे बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज B एट P। क्या इसको हम, मतलब क्या ये पॉइंट हमें याद है कि नहीं? चलिए रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। डिराइव किया हुआ है कहां? मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में, यूज भी किया होगा, डेफिनेट है, लार्जर डिस्टेंस पे किया होगा, PY/Q के फॉर्म में है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक, तो अब ये जो रिजल्ट है इसको यूज कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का? क्यों ये उठा लिया अचानक? सर अभी तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड पढ़ा रहे थे, अचानक सर्कुलर लूप कहां से आ गया? व्हाट इज सोलेनॉइड?
मेड अप ऑफ मेनी सर्कुलर लूप्स। तो एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड अगर पता है, और ये तो चलो अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, इस फॉर्मूले में n मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि अभी मैंने माना एक लूप का लिख लो पहले, तो ये वन लूप का था, बट यहां पे ऐसे कितने लूप हैं, कोएक्सियली ऐसे कितने लूप प्रेजेंट है, देखना मैं वहीं बना रहा हूं लूप बहुत सारे, वो थोड़ा एकदम हौच पौच होता जाएगा, बट कोई नहीं, वो कंसेप्ट समझाने के लिए जरूरी है। तो इससे क्या करने का, रिजल्ट से क्या चेंज आएगा, बस n मल्टीप्लाई कर देने का भाई। कोई दिक्कत इस रिजल्ट में बताइए? चलिए इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए सीधा टॉपिक के अंदर एंटर करते हैं। टॉपिक है बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, इनके बीच का रिजेंबलेंस क्या है। चलिए हेडिंग है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो पहले थोड़ी देर के लिए बार मैग्नेट को छोड़ दीजिए, वो हाइपोथेटिकल बेसिस है, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा रिजेंबलेंस से काम हो जाएगा अपना। लेकिन पहले ये तो एस्टैब्लिश कर लें कि सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगा, ठीक है? तो मैथमेटिकली पहले उस पॉइंट को तो खत्म करें, तब जाके अपना एनालॉजी लेंगे, कि पहले यही नहीं बता रहे हैं कि ये कैसे आया, ठीक? तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड मीनिंग क्या है, नीचे आपको दिखेगा ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है? इधर ये जो सोलेनॉइड है इसका लेंथ कितना है, तो इधर देखेंगे कितना लेंथ है, 2l इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शनल रेडियस देखेंगे कितना है, a। ये सब गिवन है अपन को। अच्छा जी, ठीक है। अब एक पॉइंट है यहां पे, ये वाला P चूज किया, ये जो पॉइंट है P, जस्ट सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और किसकी वजह से चाहिए मैग्नेटिक फील्ड अपने को, इस सोलेनॉइड की वजह से। तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अ सोलेनॉइड इज वायर रैप्ड या वाउंड ऑन अ परमिएबल, मैग्नेटिकली परमिएबल सॉलिड सिलेंडर या हॉलो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कोई मटेरियल वहां इंसर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? चलिए उसमें ज्यादा एंटर करेंगे तो फिर अलग बात होने लगेगी। तो ये जो सोलेनॉइड अपन ने लिया, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर अपने को पता है, वायर बाउंड कर रखी है। अब किया क्या, जब आप मान लीजिए ये सोलेनॉइड का सिलेंडर था, और यहां पे आपने वायर ऐसे रैप कर करके, ये पूरी ऐसे बहुत सारी वायर रैप करके, लास्ट वाली वायर बैटरी के नेगेटिव में और यहां वाली वायर बैटरी के पॉजिटिव में एंटर करा दी, और अब आपने करंट फ्लो कराया। तो जब करंट फ्लो करेगा तो बहुत सारे लूप्स हैं ऑब्वियसली। अब मान लीजिए ये कोई आपको बोले कि ये आपका सोलेनॉइड है, ये वाला, और इसी के एक्सिस पे, कोएक्सियल लाइन पे, यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला दिखाया उसमें हमने एक चीज देखी, दैट वाज x, जो डिस्टेंस लिया सेंटर से एक्सिस पे जाके x। अगर सर्कुलर लूप अलग अलग दूरी पे होंगे, रुकिए काले से काले पे बना दिया, हाँ, अगर ये लूप का डिस्टेंस अलग अलग हो, कि एक लूप थोड़ा आगे है, एक लूप उसके थोड़ा और आगे है, एक लूप उसके थोड़ा और आगे है, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे अगर हम कुछ लूप ले लें, तो अब बताइए क्या डायरेक्टली n मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? नहीं, वी कैन नॉट डू दिस। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट क्यों बताया? टाइम पास नहीं, अजम्पशन। यही फिजिक्स है भाई, जहां चीजें डायरेक्ट ना हो, टेक अ बिट ऑफ इट, अ पीस ऑफ इट, यूटिलाइज इट टू गेट टू द पॉइंट वेयर इट कैन बी जनरलाइज्ड। तो अब ये जो अपना सोलेनॉइड है, जिस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाले पॉइंट पर, बाकी डेटा आपको देख लीजिए। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 2l। ध्यान देना भाई, लेंथ क्या है सिलेंडर का? 2l है, ये लेंथ है। l क्या है? हाफ ऑफ इट। तो ये उसने बाइसेक्टर ले लिया, ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जो कि O पॉइंट, O को ओरिजिन माना यहां पर, इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर गए r, और ये पॉइंट लिया P। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अपन को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी B एट P। यही अपना पर्पस है भाई, लेकिन ये एम है। लेकिन ये एम कैसे फुलफिल होगा? हाउ विल बी एबल टू फुलफिल दिस एम? कैसे? तो उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस बात को समझ लेंगे कि लूप्स अगर बहुत दूर दूर लिए जाएंगे या बहुत बड़े लेंथ में लिए जाएंगे, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट P पर लिखते टाइम वो जो x वैल्यू है डिनोमिनेटर में, वो वेरी करने लग जाएगा। अब अलग अलग लूप लेंगे, दूरी लेंथ में ले लेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिजल्ट डायरेक्टली कैसे यूज होगा? तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इससे अपन, आप देखना ये जो डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये वाला डिस्टेंस x।
तो उससे इसको सेंटर को ओरिजिन मानकर, ये जो अपना ओरिजिन है इसको माना, यहां से r डिस्टेंस पे पॉइंट p पर फील्ड निकालनी थी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो आप रेडियस है वो कितना है, a। उसने बोला इसको मान लो 0, और यहां से x डिस्टेंस आओ और dx थिकनेस मान लो। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा, मैं ब्लैक कलर से या पॉइंटर से इसको शो करता हूं, ये देखिएगा, ये वाला, ये जो स्ट्रिप दिख रहा है माना हुआ छोटा सा dx लेंथ का, क्या इसमें एक ही लूप होगा? नहीं। कितने लूप्स होंगे? dn। भाई नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे यहां पर इसके अंदर, इस छोटे से dx लेंथ में कितने लूप्स होंगे? dn। टोटल कितने, टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? n। वैसे तो ये सोलेनॉइड है, यहां पर नंबर ऑफ लूप्स नहीं होता, यहां पर नंबर डेंसिटी होता है। स्मॉल n नाम की एक क्वांटिटी होती है विच इज कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी, पढ़ चुके हैं। और नंबर डेंसिटी क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कौन सा लेंथ? सोलेनॉइड का। तो क्या लिखना चाहिए? 2l। इसीलिए लिखा मैंने, यही गड़बड़ाता है मामला, रिजल्ट यूज करते टाइम आदमी वो ध्यान नहीं रखता कौन सा लेंथ है क्या है। ठीक, तो टोटल लेंथ लेनी है भाई, सिंपल सी बात है, तो 2l लिखा नीचे। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वो जो आपका मतलब आपका लेंथ है सिलेंडर का, नीचे डिवाइड कर दिया टोटल, उससे अपने को क्या मिल जाएगा? नंबर डेंसिटी। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट एन नहीं पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब x डिस्टेंस पर गए, ये x डिस्टेंस पर गए और dx थिकनेस का ये अपन ने एलिमेंट मान लिया। अब खाली उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं यहां बाजू में दोबारा से बना रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये क्या किया मैंने? तो मैंने क्या किया, वो जो ब्लू कलर की स्ट्रिप थी, ये वाली, ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप थी, इस पर्टिकुलर ब्लू स्ट्रिप को मैं अलग कर लेता हूं और उसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूं। फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे या जनरलाइज कर देंगे तो अपने को पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, और फिर जो एनालॉजी है 2 मिनट में निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यही इस पर्टिकुलर पोर्शन का थोड़ा बड़ा टॉपिक है एक्स्ट्रा में। बाकी इसके बाद का तो थ्योरेटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है भाई। तो अब इससे कितना थिकनेस है इसका, व्हाट इज द थिकनेस फॉर दिस? बोर्ड पे ध्यान, यहाँ पे जो आपका फिगर है इस पे देखिएगा, कितना थिकनेस है इसका? dx। कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं इसमें? dn। नंबर डेंसिटी कितनी है? n। वो सब डेटा यहाँ पे पता है। अच्छा, इससे एक्सिस पे कितना दूरी पे है बताइए भाई? तो आप देखो O वाले पॉइंट, जो आपका O वाला पॉइंट है, इससे कितने दूरी पे है? PR। लेकिन हमने ये जो ब्लू कलर वाला एलिमेंट माना है, ये O से कितने दूरी पे है? X। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? R माइनस एक्स। यानी सेंटर से एक्सिस के अलोंग R माइनस एक्स दूरी पर जाकर पॉइंट P है, और वहां पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एट दैट पॉइंट B एट P निकालना है, यही अपना एम है। और वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। और अगर एक मिनट, व्हाइट कलर, हाँ चलिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। मुझे बताइए क्या ये फॉर्मूला आपको सेंस जनरेट कर रहा है या नहीं। तो मैं लिख रहा हूं कि सबसे पहले वो B एट P निकालना, वो तो पूरे सोलेनॉइड का है, लेकिन अभी तो आपके पास खाली वो dx थिकनेस के अंदर प्रेजेंट dn नंबर ऑफ लूप्स ही हैं। तो उन लूप्स की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दोस पर्टिकुलर लूप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट थिकनेस dx। तो उसका फॉर्मूला, उसको नाम दे देता हूं पहले dB। क्यों dB? बिकॉज वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, खाली उस सेट ऑफ वायर्स के लूप्स के लिए है। तो dB कितना होगा? व्हाट विल बी dB? कैसे लिखेंगे? ऊपर फॉर्मूला था, लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, म्यू नॉट आई, लेट्स से करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में? I, R स्क्वायर। व्हाट इज R स्क्वायर? A स्क्वायर। हर लूप का रेडियस तो वही होगा जो आपने सोलेनॉइड का माना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, एक लूप का लिख देते हैं पहले, म्यू नॉट आई A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या लिखेंगे? A स्क्वायर प्लस, बोलो भाई, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सारे ब्रैकेट देख लीजिएगा, कंप्लीट हो गए। R माइनस एक्स का हो गया, हाँ ठीक। ये फॉर्मूला लिखा आपने। कैसे लिखा? रिजल्ट वही है, अंडर रूट, वो जो आपका रेज टू पावर, ब्रैकेट के अंदर रेज टू पावर जो 3/2 वाला पोर्शन था, उसमें R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था फॉर्मूले में। इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो R का मतलब था रेडियस, वो तो स्मॉल a हो गया, और वो x का मतलब क्या था? उस पर्टिकुलर लूप के सेंटर से पॉइंट P की दूरी। और यहां पर वो पॉइंट P की दूरी कितनी है? R माइनस एक्स, दैट इज R माइनस एक्स। ठीक, अच्छा, इसको क्या ये कितने लूप से लिखा है? ये एक लूप से है ऑब्वियसली, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? dn से। व्हाट इज dn? नंबर ऑफ लूप्स। हाँ या ना? व्हाट इज dn? नंबर ऑफ लूप्स। बहुत बढ़िया। अब नंबर ऑफ लूप्स चाहिए, तो पहले सबसे पहले फोकस क्या करते हैं? dn ही निकाल लेते हैं। ठीक है, dn ही निकाल लेते हैं। तो dn कैसे निकालेंगे भाई? व्हाट विल बी dn बताइए?
देख के बताइए कैसे dn निकाला जाएगा। तो dn का मतलब है नंबर ऑफ लूज प्रेजेंट इन थिकनेस dx, सीधा लिख रहा हूं n इंटू dx। व्हाट इज n? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ में लूप माने dx, तो n dx करने से मिल गया dn, सीधा उठा के उसको फॉर्मूले में पुट किया तो db जो मिलेगा, इधर आ जाता हूं मैं, db जो मिलेगा उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, dn की जगह पे लिखा n dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट पूरा क्लोज्ड, रेज टू पावर 3/2। ये रिजल्ट निकल के आया किसका? डीबी का। ठीक, अपना काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी भी नहीं खत्म हुआ भाई। ये तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड खाली वो dx थिकनेस के अंदर प्रेजेंट dn वायर की वजह से था, अपने को तो पूरे सोलेनॉइड का चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इस रिजल्ट को आप अगर देखें तो you'll be able to see this कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है कि यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिख रहा है वो बड़ा ही मतलब थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है। ठीक, तो क्या करें, ऐसा क्या कर सकते हैं इस केस में? सबसे सही, आप मान लो कि क्योंकि आप शॉर्ट बार मैग्नेट के साथ डील करते हो तो आप सोलेनॉइड भी ऐसा ले रहे हो जिसके सेंटर से पॉइंट पी की दूरी बहुत ज्यादा है। यानी अजम्पशन पहले ही वहीं फिगर पे डाल दे रहा हूं मैं, फिगर को देखना ध्यान से। अब मैं अजम्पशन वहीं डाल रहा हूं, ठीक है, पहले मैंने समझा दिया कैसे वहां पहुंचे, अब मैं अजम्पशन वहीं डाल रहा हूं कि ये जो आर है, ये जो आर है आपका जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज वेरी मच, ठीक है, दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन व्हाट, किससे बड़ा है ये आर? तो ए से बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है एक्स से भी बहुत ज्यादा ही होगा। वो कहां इंपैक्ट करने वाला है भैया? आप जब इसको कंसिडर कर रहे हैं तो आर आप बहुत ज्यादा मान लो। अब अगर आप आर बहुत ज्यादा मान लोगे तो मुझे बताओ इसमें क्या चेंज होगा, इस रिजल्ट में क्या चेंज होगा? तो आर अगर बहुत ज्यादा है ए से तो ऑब्वियस बात है एक्स से तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि वो छोटा सा डिस्टेंस माना था जाकर। अबे जब तुम डिस्टेंस इतना ज्यादा मान रहे हो कि वो बहुत दूर हो गया तो रेडियस नेग्लिजिबल है, लेंथ भी नेग्लिजिबल मान। ठीक, तो अब इसका शॉर्टर वर्जन क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो r माइनस एक्स में सबसे पहले x छोटा है तो 0 मान लो, हटा दो। सेम वे में r और a में a अगेन छोटा है, उसको भी हटा दो। तो क्या बचेगा? यहां बचेगा r स्क्वायर, ये अंदर आप देखना, ये वाला पॉइंटर में दिखा रहा हूं, ये क्या बचेगा? r, ये 2 स्क्वायर, और जब ये r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? व्हाट विल बी द फाइनल थिंग विच विल बी रिमेनिंग? तो ये फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 तो था ही, एक और चीज आएगा, क्या? r क्यूब। ठीक, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा जी सर, इससे क्या करें? इस रिजल्ट का क्या मतलब है? दिखा रहा हूं, बताता हूं अभी, देखिए। अच्छा, व्हाट इज n? स्मॉल n क्या है? तो वो है नंबर डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो मैं ये नहीं कर सकता कि उसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख दूं, है भाई? एक ही मिनट रुकिएगा, जस्ट देखूं आगे कोई। ओहो, तो ये जो रिजल्ट आया अपना म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2r क्यूब। तो आगे चलते हैं, खाली इसी रिजल्ट को लिख लेते हैं पहले। तो यहां जो अपना मैग्नेटिक फील्ड वो dB जो आया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो आया उसको मैं नोट कर रहा हूं। एंड व्हाट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड? वो जो अपन ने निकाला dB कितना था, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, म्यू नॉट आई, क्या था रेडियस, क्या लिखा है? आर है कि ए? ओहो, ए है। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स, पहले पूरा एज इट इज छाप देते हैं, बाद में देख लेंगे कैसे मैनेज करना है। 2 अपॉन, अब क्योंकि अपन ने r को बहुत ज्यादा मान लिया a से भी और लेंथ l से भी, तो वो लास्ट में क्या बचा था? r क्यूब। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब प्रॉब्लम ये सर, ऊपर तो dx है, नीचे r क्यूब बचा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चिंता मत कर, वो भी मैनेज हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो dB अपन निकाल रहे हैं, इसमें म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन बाय 2 r क्यूब, अरे ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। अरे फॉर अ गिवन सिचुएशन द लोकेशन r विल बी फिक्स्ड, यस और नो? करंट फिक्स्ड होगा जो वायर में फ्लो कर रहा है, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड फिक्स्ड होगा, नंबर डेंसिटी फिक्स्ड होगा, और सब थोड़ी बदल दोगे आप। तो क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ वेरिएबल dx है। तो अगर मैं dB यहां लिखा है और लगा दूं इंटीग्रेशन दोनों साइड पे,
यहां भी लगा दूं इंटीग्रेशन, यहां भी लगा दूं इंटीग्रेशन, तो डीबी का इंटीग्रेशन तो बी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन बाय 2 आर क्यूब। अच्छा डीएक्स की लिमिट बोल, मैथमेटिकली सोच, ब्लैक कलर से यहां पे शो कर रहा हूं। अगर ये ओरिजिन है, इफ दिस ओ इज दी, ये जो ओ है अगर ये ओरिजिन है और लेंथ 12 है, तो सोचो अगर हम एल लेंथ आगे जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, अपन को मिलेगा प्लस एल। नहीं, अगर आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एल लेंथ आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, प्लस एल, और अगर आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एल लेंथ पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एल। तो यहां जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस एल। अब अपन यहां गए और इसमें लिमिट की जगह पे अपन ने लिख दिया माइनस एल से प्लस एल dx, बिकॉज x was the distance taken along the solenoid। अच्छा तो dx के इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट पुट करेंगे, l माइनस ऑफ माइनस l क्या आएगा, 2l। तो b फिर से आगे मैं जाके लिख रहा हूं, यहां तक हम ये बात हो चुकी है अपनी, आगे बढ़ रहे हैं। उसी b को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, देखिएगा वो कितना है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन इंटू 2l डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। बहुत बढ़िया सर, ये n इंटू 2l कुछ तो हमें मन कर रहा है बोलने का, बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज व्हाट, बोलो 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 बोलो, क्या है ये, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स n। तो उससे रिजल्ट मिला म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। सर इससे भी अभी भी क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं इस रिजल्ट का, बताते हैं। What is I current, what is A radius, what is N number of turns, क्या करेंगे देखना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है इसलिए इस रिजल्ट को देखना। म्यू नॉट आई, यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। सर इतना दूर दूर क्यों लिख रहे हो, अभी पता चलेगा बेटा, जस्ट ध्यान से देखते रहे। तो पाई मल्टीप्लाई किया, पाई डिवाइड किया, कर सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, और बताओ और क्या करें, ठीक है। तो अब इससे मिला क्या, व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग इन दिस केस, तो आई मल्टीप्लाइड बाय पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन, दिस इज कॉल्ड एज एम। व्हाट इज एम, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक, ज्यादा ऊपर चले गए, नीचे आते हैं थोड़ा। ये m क्या होता है, तो ये m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो लूप के लिए डिफाइंड है, ठीक है, एक्स्ट्रा है इसलिए इतना डेप्थ में जा रहे हैं, डोंट वरी, ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इस वीडियो को देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रिपरेशन में है। मैं जनरलाइज कंटेंट पे फोकस्ड हूं कि बच्चे के पास कुछ ना बचे, कोई एक पॉइंट रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा अब तो इस बी को फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं भाई, जो वहां अपने ने, तो म्यू नॉट तो एज इट इज था, कोई दिक्कत नहीं दे रहा था, आई पाई ए स्क्वायर एन को लिख दिया एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट, डिवाइडेड बाय क्या बचा, 2 पाई आर क्यूब। सर थोड़ा थोड़ा अभी भी मजा नहीं आया, तो एक 2 ऊपर भेज मल्टीप्लाई किया, एक 2 नीचे मल्टीप्लाई किया, फाइनल फॉर्मूला जो जनरेट होके मिला वो है म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, बेच ही देंगे। अच्छा म्यू नॉट 2m बाय 4 पाई आर क्यूब, ये क्या है? ये क्या है, देख भाई बाजू में देखना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लोकेशन पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लोकेशन पे बता इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो E का जो फॉर्मूला है बाजू में देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हाइट से लिखते हैं, थोड़ा कलर बढ़िया है। हाँ उसका फॉर्मूला क्या था याद दिलाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओ सर 1/एप्सिलॉन नॉट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट, एनालॉजी यही तो पढ़ा था, एंड डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड बाकी सब सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे अपन ने देखा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल यानी सोलेनॉइड के लिए सेम है। अच्छा सर इससे तो ये प्रूव हो गया कि सोलेनॉइड जो है वो एग्जैक्टली
इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक्सपेरिमेंट पे गए और एक्सपेरिमेंट में देखा कि बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, मेटल आपके पीसेस स्प्रिंकल कर दिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसके साथ देखे तो पता चला बार मैग्नेट रिजेंबल्स सोलेनॉइड। मैथमेटिकल प्रूफ सेज सोलेनॉइड रिजेंबल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। In turn, electric dipole is analogous to magnetic dipole या magnetic dipole is analogous to electric dipole। ज्यादा बेटर सेकंड वाला स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्यों नहीं? बिकॉज पहले क्या आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मुर्गी अंडे वाली बात नहीं है, पहले क्या आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए प्रूफ है, सब कुछ बताया गया, HCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया, देन वी हैव टेकन दिस थ्योरी। चलिए, तो यानी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इस बात को समझ आ जाती है। जैसे लाइक थर्मोडायनेमिक्स का आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, वही वाली बात है, इस एग्जांपल से प्रूव हुआ। तो बाय दिस अब सारे रिजल्ट बार मैग्नेट के जितने भी होंगे वो सीधा इलेक्ट्रिक डाइपोल के छाप दो, वेदर इट इज एक्सियल लोकेशन पर फील्ड, इक्वेटोरियल लोकेशन पर फील्ड, जनरल लोकेशन पर फील्ड, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अरेंजमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही रिजेंबल करेंगी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल करता है। ये इस बात से प्रूफ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस पॉइंट की तरफ अपने जाएंगे दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, प्रोमिनेंट लेकिन बहुत जरूरी, एक ही बात है, वाह आयरनी। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट? तो मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन होता है क्या सर? I इंटू ए वेक्टर। और अब आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया NIA होता है। अबे ये लूप का होता है बे, किसका होता है? ये लूप का। मास्टर क्या पढ़ा रहा है? बार मैग्नेट। तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए? बार मैग्नेट का। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज, ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक लेंथ। यानी अगर जैसे मैं यहां मान लीजिए यहीं पे नीचे एक बार मैग्नेट बना लिया मैंने, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट बना लिया, इस बार मैग्नेट के अंदर ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, तो मैं इसको, ये अपना एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये बेसिक डिस्कशन तो हो ही रखा है भाई, एक्स्ट्रा बात पे जाना था ना। तो यहां पे ये जो लेंथ है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये है L, और ये L लेंथ इज डायरेक्टेड फ्रॉम, क्योंकि वेक्टर है ऊपर देखिए ना, वेक्टर के फॉर्म में शो कर रखा है, इसका मतलब ये जो L आपका L वेक्टर है, इसको अगर मैं यहां पर बार मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करूं तो उसका डायरेक्शन वेक्टरली कहां होता है? साउथ से नॉर्थ होता है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, साउथ से नॉर्थ रफली बता रहा हूं, तो जल्दी कर रहा हूं मैं थोड़ा, ठीक है। एल वेक्टर। तो ये एल वेक्टर कौन सा है? ज्योमेट्रिक लेंथ है कि मैग्नेटिक लेंथ है? भाई ये बिल्कुल मैग्नेटिक लेंथ है, ये बात हो रखी है अपनी। तो अब यहां पे ये m क्या? व्हाट इज स्मॉल m? तो पोल स्ट्रेंथ। अरे जैसे आपने चार्ज लिखते थे, p वेक्टर इज डिफाइंड एज q इनटू l वेक्टर, तो यहां पे q का मतलब क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वैसे ही वहां पे m क्या है? तो उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, कि वो पोल की स्ट्रेंथ है। बट अगर उसको सेम एनालॉजी के बेसिस पे आप मतलब लिख ही रहे हो, तो जैसे q को बोलते थे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे m को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक चार्ज। अरे एनालॉजी हाइपोथेटिकल है, बट स्टिल यू कैन प्रोवाइड इट द नेम्स सो दैट आपका दिमाग एकदम मतलब क्लैरिटी के साथ रिजल्ट्स को यूज कर पाए। सिंपल, ठीक। चलिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करना है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट के जनरल एस्पेक्ट को समझाने के लिए आई हैव टेकन 3 सिचुएशंस, और तीनों सिचुएशन केस हैं, 3 केस हैं, इन तीनों केस को एक एक करके देखते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट का पूरा पॉइंट अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो बार मैग्नेट है, देखिए इनिशियल ये देख रहे होंगे, एक आपको यहां पे दिखेगा बार मैग्नेट है। ये जो बार मैग्नेट है इस पॉइंट पे, अभी ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को हम डिफरेंट तरीके से कट करेंगे, बेंड करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है। जल्दी से इस बात पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप नोटिस करिएगा, तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली है, वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। इनिशियल जो है वो आप देख पाओगे कितना है? m इंटू एल। वो ये जो फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, ये जो इसका बार मैग्नेट का दिखा हुआ पहले से, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? m इंटू एल। व्हाट इज m? पोल स्ट्रेंथ। व्हाट इज l? मैग्नेटिक लेंथ, यानी सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। सिंपल, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। और मैंने तब भी कहा था कि ज्योमेट्रिक लेंथ समवॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ, तो अलग से सोचने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, ठीक। तो अब m इंटू एल, कैपिटल M इज m इंटू एल, तो ठीक है सर। अब केस 1 देख, तो मैंने ये 3 केस अलग अलग लेने का क्या मतलब है मेरा? मैं बस ये कह रहा हूं कि इनिशियली जो बार मैग्नेट लिया है ये वाला, इस बार मैग्नेट को एज अ बेसिस ट्रीट करो, और ये केस 1 और केस 2 और ये जो अपना केस 3 है इसको फॉलो करो, ताकि आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या क्या चीजें बदलती हैं।
तो केस 1 देखना क्या है, केस 1 में हम कट करेंगे किसको, विल बी कटिंग द बार मैग्नेट। और कैसे कट करेंगे अपन बार मैग्नेट को वो देखना, तो अपने इसको परपेंडिकुलरली कट करने वाले हैं। सी अगर ये आपका बार, इफ दिस इज योर बार मैग्नेट, देयर इज एन एक्सिस, ये लाइन दिख रही होगी ये वाली, जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी दिस इज द एक्सिस, ये दिस इज द एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करती है, एकदम बीच, इसको दो हिस्सों में तोड़ दे, एकदम ऊपर और नीचे दो हिस्सों में तोड़ दे, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस, मैं शो करके बताता हूं, रुकिए, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस होती है, दिस इज द एक्सिस। तो हम कैसे कट कर रहे हैं बार मैग्नेट को, हम बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये हमने इस तरीके से यहां पर ये बार मैग्नेट को कट किया है। अब जब ये बार मैग्नेट को कट किया है तो यहां पे मैंने लिख रखा है पहले से कि 1:2 का रेशियो है। मीनिंग 1:2 का रेशियो का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये 1:2 का रेशियो फॉलो कर रही है। मतलब अगर मान लीजिए टोटल लेंथ इज L, मान लो अगर टोटल लेंथ L है तो 1:2 का मतलब कितने पार्ट हुए, 3। तो 1 मतलब एक पार्ट यानी L/3, और 2 मतलब 2 पार्ट यानी 2L/3, ठीक। तो 1:2 का रेशियो है ये समझेगी नहीं भाई इस बात को आपने, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दो हिस्से में कट कर रहे हैं और वो रेशियो है 1:2 का, इसका मतलब टोटल कितने हिस्से हैं उसके, 3, और एक जो है इधर वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये L/3 लेंथ का है, और जो इसके बाजू वाला ये हिस्सा है, मतलब आपका हिस्सा है, ये 2L/3 लेंथ का है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये जो दोनों हिस्से हैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 चाहिए, और ये वाला जो हिस्सा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 चाहिए। m तो पता ही नहीं चला, यानी सारे आंसर m के फॉर्म में आने चाहिए। तो m1 m2 चाहिए। तो मुझे बताओ क्या पोल स्ट्रेंथ पे कोई इंपैक्ट आएगा, इफ द मतलब आपने परपेंडिकुलरली अगर कट किया हो किसी बार मैग्नेट को, तो मुझे बताइए पोल स्ट्रेंथ पे कोई इंपैक्ट आने वाला है, नहीं। द पोल स्ट्रेंथ विल नॉट बी इंपैक्टेड। तो अगर पोल स्ट्रेंथ इंपैक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्या इंपैक्ट होगा, मैग्नेटिक लेंथ। तो पहले वाले में जब m1 निकालेंगे तो m1 को देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसी के बाजू में, ये देखिएगा, तो m1 क्या लिखा जाएगा, m1 विल बी डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ विच इज नॉट इंपैक्टेड बिकॉज परपेंडिकुलरली कट किया है, इंटू लेंथ इज L/3। व्हाट इज m इंटू L, ये देखना, m इंटू L क्या है, कैपिटल M, तो अपना m1 कितना आएगा, m/3। एंड टेल मी व्हाट इज m2, तो पोल स्ट्रेंथ इज अगेन m, लेंथ कितना है 2L/3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2ml/3, ml इज अगेन कैपिटल M, तो आंसर आएगा 2m/3। लेकिन क्या पोल स्ट्रेंथ की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ है दोनों हिस्सों का, नहीं। किसकी वजह से, मैग्नेटिक लेंथ की वजह से। बहुत बढ़िया। केस 2 को देख, अब केस 2 के अंदर कैसे कट किया है, तो केस 2 में पहले मैं आपको वहां पे दिखा देता हूं कैसे कट किया है। सबसे पहले एक यहां से लाइन खींची है जो सिमेट्रिकली इसको दो हिस्सों में तोड़ रही है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, दोनों को इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक। अच्छा, और एक यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी लाइन पास की, यानी ये हिस्सा जो है ये वाला, ये फिर से दो हिस्सों में तोड़ दिया। एंड नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है इस चीज में, तो आपको सिर्फ ये जो पोर्शन है जिसको मैं रेड कलर से देखिए आइसोलेट कर रहा हूं, खाली इतने पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देना है, बस खाली इतने पोर्शन का, जिसको मैंने अभी यहां पे रेड कलर से एकदम आउटलाइन कर दिया, ये वाला, और भर देता हूं मैं, हाँ, ये जो पोर्शन है सिर्फ इतने पोर्शन का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। अब अगर इतने पोर्शन का सिर्फ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, हाउ कैन वी ऑब्टेन द मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पोल स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट आएगा, हाँ या ना, जवाब देना भाई, हाँ या ना। पोल स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों इंपैक्ट आएगा बताओ, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इंपैक्ट आएगा। देख ये इसका क्रॉस सेक्शन देख, हाइलाइटर से देख, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन जब तक इंपैक्टेड नहीं होता उस हिस्से का, तब तक पोल स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट नहीं आता। क्या इस बार हमने ये जो हिस्सा है इसको ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दो पार्ट में तोड़ दिया है, यस। तो क्रॉस सेक्शन आधा हो गया दोनों का, हाँ या ना, यस, आधा हो गया। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला, जो पोर्शन है ये आधा क्रॉस सेक्शन बेयर करता है, ये वाला छोटा, ये देखना छोटा सा ये वाला, और जो नीचे वाला है वो आधा, यानी उस पर्टिकुलर हिस्से पे जो अपना फोकस है वो तो पूरे क्रॉस सेक्शन का आधा हुआ, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, आधी। इट्स लाइक दिस, कि अगर किसी बार मैग्नेट के पोल से, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, इसके पोल से 1,00,000 लाइन निकल रही थी, और आप इसको एकदम आधा इस एक्सिस के, मतलब उसके पैरेलल एक्सिस के एकदम काट दें, या अलोंग द एक्सिस ही काट दें और दो हिस्से बना दें ऐसे तोड़ के, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से ये जो क्रॉस सेक्शन पूरा था आधा कर देने से इससे और इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या जो आपका जो आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो जस्ट आधी हो जाएंगी, यानी पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ।
तो अगर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो जो m अब अपने को निकालना है, वो जो m कैलकुलेट करना है, उस m को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पोल स्ट्रेंथ कितना हो चुका है, m/2। इसमें कोई डाउट है तो बोलना भाई, कमेंट में लिख के बताना कि सर ये m/2 क्यों हुआ। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम, पेशेंस के साथ देख बस। तो इसका तो आधा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आधा हुआ। अब बताओ लेंथ पे क्या इंपैक्ट है? तो सर लेंथ अगर पहले l थी तो वो l/2 हो चुकी है, तो यहां पे लेंथ भी l/2 हो चुकी है। दिख रहा होगा ये हिस्से की लेंथ l/2 और क्रॉस सेक्शन आधा हुआ इसलिए m/2। और ये सिमेट्री होती है, अगर आप उस क्रॉस सेक्शन के उस पर्टिकुलर बार मैग्नेट के यहां पर 1 और 2 ऐसे करके 1 2 3 हिस्से बना देते तो क्रॉस सेक्शन के 3 हिस्से होते, तो वो तीनों इक्वली डिवाइड होते। अगर वो आप रेशियो में डिवाइड करते तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी रेशियो में डिवाइड होता। कोई ज्यादा दिमाग खर्च कर मत कर, बहुत डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ml/4। एंड व्हाट इज ml, कैपिटल M, तो आंसर आ जाएगा m/4, यानी 1/4 हो चुका है। अब आ जाइए सबसे जिस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ये वाला टॉपिक अपन ने उठाया वो ये वाला पार्ट है। मेंस में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में बहुत पहले एक बार रिपीटेड, मतलब बहुत पहले जो आपका एम्स वाला जो पेपर आता था उसमें एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मार्केट में बुक्स में आपको भरा हुआ मिलेगा। लोग अलग अलग, कोई 60 डिग्री पे, कोई 90 डिग्री पे, कोई 120 डिग्री पे बेंड कर रहा है, ठीक है, कोई सर्कल ही बना दे रहा है बेंड करके। जनरलाइज करते हैं और खत्म करते हैं इस बात को। थीटा चेंज करिए, अपने आप आंसर मिलता रहेगा। सबसे पहली बात, उसी फर्स्ट केस में जो बार मैग्नेट था उठाया और उसको बेंड कर दिया, और जब बेंड किया तो ऑब्वियसली बात है आर्क बन गया। और आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। बहुत बढ़िया। लेंथ तो अभी भी एल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक, और थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट में बोल देता हूं, थीटा को किस में लेना, तो एसआई यूनिट में किस में लेंगे भाई, रेडियन में। तो कंफ्यूज मत होना, थीटा किस में लिया जाएगा, रेडियन में लिया जाएगा, बिकॉज प्लेन एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन, ठीक। अच्छा, या मतलब अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए 60 डिग्री है भी, तो पहले π/180 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मिल जाएगा, π/3। तो जहां पे भी एंगल लेना होगा, जहां पे भी एंगल इसको पुट करना होगा, वहां पे π/3 पुट करना, ठीक। चलिए, तो ये हो गया थीटा अपना रेडियन में लेंगे, और लेंथ उसका बार मैग्नेट का वो एल है, और दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या है, एम। और मेरा यहीं पे एक सवाल निकल के आया कि पोल स्ट्रेंथ इंपैक्टेड होगी या नहीं। इस तरह से बेंड करने से मुझे बताइए पोल स्ट्रेंथ इंपैक्ट होगी या नहीं। क्या आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया है, नहीं। आपको बोलेगा सर बेंड करने में चेंज तो होगा, वो डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होगी। अरे नेग्लिजिबल है भाई, उतना लेके बैठोगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, क्या क्रॉस सेक्शन इंपैक्टेड है, नो द क्रॉस सेक्शन इज नॉट इंपैक्टेड। दैट मींस कि आप इस पॉइंट पे पोल स्ट्रेंथ तो डायरेक्ट एम ले लो, लेकिन क्या चेंज हुआ, तो द थिंग दैट चेंजेस हियर इज द मैग्नेटिक लेंथ विच इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। तो सेपरेशन बिटवीन द पोल्स क्यों चेंज हो रहा है भाई, फिगर को देखेंगे ध्यान से। ये जो पोल्स हैं, मैं इस मैग्नेट को थोड़ा सा फिगर में अलग से बना, ये एक पोल था, ये एक पोल है साउथ पोल, बताइए रंग ही नजर नहीं आ रहा है, ओहो कोई नहीं। तो ये वाला पोल था कौन सा, साउथ पोल, और ऐसे बेंड होके ये आ रहा है यहां पर, ये वाला कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो अपने को अब जो डिस्टेंस लेना है वो ये वाला लेना है, दिस विल बी आर एल डैश। ये चाहिए अपने को, कि अपन को चाहिए कि दोनों पोल के बीच का जो सेपरेशन है, यानी इस मैग्नेट। अब आप बोलेंगे सर थिकनेस है, अरे भाई थिकनेस नेग्लिजिबल है उस लेंथ के रिस्पेक्ट में, तभी तो दी नहीं है। तो वो लेंथ आपने कंसीडर कर लिया एल है, बेंड कर दिया तो आर्क बन गया। अब दोनों के बीच में जो आपका स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है वो एल डैश है, और ये एल डैश ही अपने को निकालना है, यही चाहिए अपने को। तो एल डैश कैसे निकालेंगे, यही अपना फोकस है अभी। तो आप उस फिगर में सबसे पहले उस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिखेगा यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, ये ट्राइंगल देखना भाई, ये वाला, ठीक, सबको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, और इस ट्राइंगल में ये एक लाइन गिरा दी यहां पर, ये होगा बाइसेक्टर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये एल डैश जो है उसको मैं कह देता हूं 2x। तो ये जो ट्राइंगल है इसको मैं दोबारा यहां पे बना दे रहा हूं ताकि उसको मतलब यूज कर सके यहां पर। तो ये वाला एंगल कितना था, टोटल एंगल कितना था सबटेंड कर रहा है, थीटा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा ट्राइंगल ढंग का बना देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है। हो अभी भी गंदा ही है, अब ठीक लग रहा है। चलिए, तो ये वाला जो आपका सेंटर पे जो एंगल है वो कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, पूरा एंगल थीटा, और ये आधा कितना हो गया, θ/2, और ये वाला एंगल कितना हो गया, θ/2। तो आपको नहीं लग रहा वो जो θ/2 θ जब हाफ किया, तो ये जो एक मैं उस मतलब क्या बोलते हैं पॉइंटर से शो कर रहा हूं उसको देखना, ये जो एक ट्राइंगल नहीं आपको लग रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला देखना, ये
ये नहीं लगता ट्रायंगल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो अपने जो एंगल चाहे वो निकाल सकते हैं, जिस तरह से चाहे मूव कर सकते हैं। देखिएगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना है, दिस एंगल इज थीटा बाय 2, और ये जो डिस्टेंस है उसको 2x कहा, तो ये उसका आधा है यानी x हो गया। और कौन सा डिस्टेंस गिवन है, तो क्या आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन है, मैं इसको रेडियस r मान लेता हूं। क्या रेडियस r कहीं गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, अपन निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस r कहीं गिवन तो है नहीं, तो अपन को निकालना पड़ेगा वो r। तो अब वो r कैसे निकालेंगे, तो देखना भाई ध्यान से, आप थोड़ी देर के लिए मान लो रेडियस r है, तो थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, हाँ या ना। एक फॉर्मूला होता है भाई प्लेन एंगल डिफाइन करते टाइम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। अब थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस में आर्क लेंथ तो पहले से पता है l है, वो जो इनिशियल मैग्नेट था उसी की लेंथ l है। एंड व्हाट इज द रेडियस, कैपिटल R, जो अभी हमने माना। तो थीटा वो रेडियन में, वो तो गिवन है। तो मुझे बताओ इसको यूज करने से क्या r नहीं मिल जाएगा, इस रिजल्ट को यूज करने से क्या अपने को r नहीं मिल जाएगा, तो इससे अपने को r मिल जाएगा। व्हाट विल बी r, l बाय थीटा। ध्यान दे, थीटा किसमें, l किसमें, मीटर में, थीटा किसमें होगा, रेडियन में। भाई डिग्री में मत पुट कर देना, 60 लिख के बैठ जाओगे, l बाय 60, अबे बहुत छोटा आंसर आएगा। रेडियन में पुट किया तो l बाय थीटा। अच्छा, तो r मिल गया इसका मतलब। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप नोटिस करो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंटर देखना भाई, ये इसमें व्हाट इज x, तो थीटा के सामने यानी परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज r, ये क्या है, व्हाट इज r, हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा एंगल निकलेगा, जल्दी से जवाब देंगे भाई, तो परपेंडिकुलर आएगा साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा मुझे बताइए, व्हाट विल बी साइन थीटा। सर आपने जब वहां पे थीटा इक्वल टू आर कपन वाला फॉर्मूला, ये जो आपने थीटा इक्वल टू आर कपन वाला फॉर्मूला ये वाला यूज किया, तब तो आपने थीटा एंगल लिखा। लेकिन जब आपने साइन थीटा वाला ट्राइंगल से वो निकाल के जो ऑब्टेन किया, ये जो रिजल्ट आपने लिखा, इसमें आपने थीटा बाय 2 लिखा। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, उसमें आधा एंगल लेना है वहां, जब आपका पूरा आर्क लेंथ कंसिडर कर रहे हैं तो पूरा लेंथ लेना है। तो अब साइन थीटा बाय 2 इज परपेंडिकुलर यानी x अपॉन हाइपोटेनस यानी r। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इस फॉर्मूले से x क्या निकल के आएगा, तो वो आएगा r साइन थीटा बाय 2, ठीक है, r साइन थीटा बाय 2, ठीक, ये निकल के आएगा। अब x मिल गया, तो देखना मैंने क्या किया, x से मैंने 2 मल्टीप्लाई यहां किया LHS में, तो RHS में भी करना पड़ेगा, यानी 2x इज 2r sin थीटा बाय 2, और इसी को अपने क्या नाम दे रहे हैं, L डैश। तो मुझे बताइए नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या आएगा, तो नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इज अनअफेक्टेड, तो पोल स्ट्रेंथ अनअफेक्टेड होने से स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन विच इज x और 2x, तो और वो कितना है, तो वो है 2r sin थीटा बाय 2। और एक ही मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये m जो निकलेगा वो m डैश, या उस केस के लिए कह लीजिए m डैश, थोड़ा सा आगे लिख दिया था मैंने इसलिए फिर से लिख रहा हूं, वो जो m डैश होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका पोल स्ट्रेंथ, बिकॉज इट इज अनअफेक्टेड बाय द पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन इज 2r sin थीटा बाय 2, ये आएगा। एंड जस्ट टेल मी 2r sin थीटा बाय 2 में व्हाट इज r, तो वो है l बाय थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो m डैश इन दिस केस क्या आएगा फाइनल आंसर, नीचे लिख रहा हूं मैं बॉक्स में, ठीक है, यहां पे मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो वो है 2 r की जगह पे लिखा l बाय थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाय 2। बॉक्स हटा देते हैं, रुको एक ही मिनट रुकना, दोबारा से लिख रहा हूं मैं रिजल्ट, तो वो आएगा 2 r की जगह पे आएगा आपका, पोल स्ट्रेंथ नहीं लिखा ना अपने, हाँ, m 2 r की जगह पे लिखेंगे l बाय थीटा, और यहां पे आएगा साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2, ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। और इसमें ध्यान दीजिए m स्मॉल m क्या है, ये है पोल स्ट्रेंथ, ये जो स्मॉल m है वो क्या है, हाइलाइटर से देखना, लेजर पॉइंटर देखना, ये स्मॉल m क्या है, ये क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा, 2 इंटू l बाय थीटा, व्हाट इज दैट r, देन ब्रैकेट में अंदर क्या है, साइन थीटा बाय 2। यानी अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला कि यहां 60 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, तो यहां पे आप थीटा की जगह, इस वाले थीटा की जगह क्या करेंगे बताओ भाई। अगर मान लो कोई तुमसे हाइपोथेटिकली एक क्वेश्चन फ्रेम करके ऑन द स्पॉट पूछ रहा है, तो उसका जवाब दीजिए कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होता, लेट्स से हाइपोथेटिकली वी टेक अ सिचुएशन की एंगल 60 डिग्री होता, तो मुझे बताइए कि हम इस वाले थीटा की जगह पे क्या पुट करते, ये l बाय थीटा वाले थीटा की जगह पे क्या पुट करते, तो वहां पे क्या 60 लिखते, नहीं, वहां आता पाई बाय 3 रेडियन, मैं पहले कह चुका हूं रेडियन में आएगा। अच्छा, लेकिन वो साइन थीटा बाय 2 वाले में क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर क्या लिखेंगे, वो साइन थीटा वाले में, ये जो आपका ये और ये जो रिजल्ट में, ये जो वाला साइन थीटा, ये जो रिजल्ट में ये तो लिख लिया, इसके बाद जो ये दिख रहा है थीटा बाय 2 में, इसमें क्या पुट करेंगे भाई अपन, तो इसमें कोई कुछ भी लिख,
मतलब तो एक ही है ना यार, 60 डिग्री लिखते हैं, पाई बाय 3 लिख, आंसर तो एक ही आने वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बाहर लिख रहे हैं एंगल को तो रेडियन में लिख, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो इसका लास्ट टॉपिक है, और इसमें आएगा अपना दो बातें, एक होगा अपना हिस्टेरेसिस एंड द सेकंड वन विल बी द टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, अब वो सारी बातें हम रिपीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हम आपका थर्ड वीडियो में जो आपके प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर बात हो रखी है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम फोकस करेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप। अब मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप का मतलब क्या है, एक ही मिनट, हाँ, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप, क्या मतलब है उसका। ठीक है, तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप का सिंपल मीनिंग यह है कि जो आपको याद होगा, हमने जब इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे हमने पढ़ा था कि भाई एक सोलेनॉइड लो और उस सोलेनॉइड के को करंट फ्लो कराओ उसके अंदर, ऐसे रफली जल्दी से बना रहा हूं मैं, जस्ट टू, ऐसे सोलेनॉइड लो और इसके अंदर करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये जो कैविटी है सोलेनॉइड के अंदर वाली, ये जो कैविटी है वहां पे एक मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दो, उस मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होता था, और उसके हिसाब से अपने ने बात की थी कि नेट फील्ड होगी आइदर बी नॉट प्लस बी एम और बी नॉट माइनस बी एम, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह का मटेरियल, यानी उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही पढ़ा था अपन ने। तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो उसके कोर में डाला है, उसी के बेसिस पे ये हिस्टेरेसिस कर्व बनाया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें मैं थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं वहां पे, ये जो बी नॉट प्लस बी एम या बी नॉट माइनस बी एम था, इसी को अपने क्या बोलते थे, नेट फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट फील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट फील्ड, नेट फील्ड का मतलब है उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के अंदर जब उस मटेरियल को इंसर्ट किया एंड वी हैव टेकन अ रैंडम पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, लेट्स से पी, ये जो पी पॉइंट अपने लिया, लेट्स से इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने लिख रहे हैं, तो वो दोनों पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइज्ड फील्ड विच इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वो दोनों उस पॉइंट पे प्रेजेंट होगी, तो वो नेट फील्ड है बी, याद दिला रहा हूं बस मैं। ठीक है, अच्छा, एंड अब जो कर्व प्लॉट करेंगे हिस्टेरेसिस लूप का वो होगा बी वर्सेस एच का। एच क्या था याद है क्या, एच वॉज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या था, आइदर इट वॉज बी बाय म्यू और इट वॉज बी नॉट बाय म्यू नॉट, कि अगर उसमें मटेरियल इंसर्ट किया है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट नहीं रहेगी, बी हो जाती है ड्यू टू, और कुछ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी आएगी, वो डाइपोल्स नहीं थे, ओरिएंट हो जा रहे थे फील्ड के डायरेक्शन में या अगेंस्ट द डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन ससेप्टिबिलिटी। तो एच हो गया बी बाय म्यू या बी नॉट बाय म्यू नॉट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो नेट फील्ड वहां पर जनरेट हो रही है आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन एंड द एच विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों के बीच में एक कर्व प्लॉट किया गया और उस पूरे साइकिल को परफॉर्म किया गया, जिससे यह पता चला कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर कर पाएगा, कितनी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। चलिए, इट्स लाइक दिस। आप ये हिस्टेरेसिस क्यों प्लॉट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं चलिए पढ़ लेंगे तो काम खत्म हो गया पूरे, मतलब पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, पर्पस ही क्या है इस तरह की चीजों को डिस्कस करने का, पॉइंट क्या है भाई, आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके लेट्स से सोलेनॉइड की कैविटी में इंसर्ट कर रहे हैं एंड आप उसको यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट करने के लिए। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, कितनी है, ठीक है, कितना वो जब आप उसको मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं तो कितना हीट लॉस होता है, तो उससे पता चलेगा ना विच मटेरियल कैन बी यूज्ड, सिंपल एज दैट। भाई अगर किसी मटेरियल में लॉस ज्यादा है तो उसको मत यूज कर, सिंपल सी बात है, वैसी वाली बात है ये। तो अब इस पर्टिकुलर बी वर्सेस एच का जो हिस्टेरेसिस लूप है वो बी वर्सेस एच, व्हाट इज बी, ठीक है, मैं पॉइंटर यूज करूंगा इसलिए कर्व पे पहले जहां जहां पॉइंटर जाए उस पर फोकस करिएगा। तो सबसे पहले आते हैं बी पे, व्हाट इज बी, तो बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कि नेट प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर इंसर्टिंग द मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, एंड व्हाट इज एच, जो आपका एक्स एक्सिस पे क्या है एच, विच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप को अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट है द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उस पर अलग से डिस्कशन। और सच में पुरानी एनसीईआरटी में भैया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा डेप्थ में दिया हुआ है, मतलब दो बार के लिए मैंने सोचा कि इतना कंसेंट, मतलब इतना कंटेंट उठा के डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आई थॉट ये सब कुछ होने के बाद एक छोटा सा पॉइंट छोड़ने का कोई मतलब है नहीं, दैट्स व्हाट माय मेन कंसर्न इज फ्रॉम दिस डिस्कशन। ठीक, और आपके ऊपर है, इसीलिए मैंने वो 3 लेक्चर मेन इंपॉर्टेंट पे रखे, फोर्थ वाला इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो इनटू डिटेल और नॉट, वो आपके ऊपर है। वो अनसर्टेन वाली चीज आपको करनी है कि नहीं करनी है वो आपके ऊपर है, 3 तो करनी है। तो पहला पॉइंट इससे हुआ। सेकंड पॉइंट क्या, क्यों कॉम्प्लेक्स है,
सॉरी मैं उस बात को बोलना रह गया, द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इज इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब है इस बात का? अरे इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको याद है जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो वहां पे अपने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बात किया कि भाई यहां पे टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इतना इजी मतलब इतना लीनियरली या इतना इजीली आपकी ससेप्टिबिलिटी वेरी नहीं करती। तो ये जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा कि लाइन खींच दी हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये है, इट इज ऑफन नॉट लीनियर ऑब्वियसली एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। मतलब मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल मतलब क्या है कि उससे पहले उस मैग्नेटिक मटेरियल के साथ आपने क्या किया था, उसको मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया। अगर वो बिल्कुल मतलब जो इनिशियली आपका मैग्नेट था अगर वो मैग्नेटाइज नहीं था और आपने उसको एक साइकिल इसी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस से एक बार उसको गुजारा या नहीं गुजारा, उसमें भी वो अलग अलग बिहेव करेगा। यानी उसके मैग्नेटिक जो आपका जो मतलब उसका हिस्ट्री है उस सैंपल के उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिगर, जो यहां पे डिपिक्ट कर रहा है, फिगर डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एज बी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा, मैग्नेटिक करंट जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट था उसको पास ऑन किया बैटरी के थ्रू सोलेनॉइड में, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड आई, उसने मैग्नेटिक मटेरियल के डाइपोल को अलाइनमेंट शुरू किया और अलाइनमेंट जिस तरह का हुआ वो डिपेंड किया ससेप्टिबिलिटी पे, और उसके बाद ठीक है ये कर्व प्लॉट किया गया। लास्ट पॉइंट, लेट द मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज्ड इनिशियली, ये कंसिडरेशन है व्हाइल ड्राइंग दिस कर्व, क्योंकि वही बोला ना उसके हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियली आप उसको क्या मान के चलो, इनिशियली आप मान के चलो कि वो पर्टिकुलर मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है एंड देन उसको हम सोलेनॉइड में प्लेस करके मैग्नेटाइजेशन करेंगे। चलिए अब कर्व पे आइए सीधा, और इसके दो तीन बातें उसको समझते हैं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल है इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। चलिए अब इसमें बी वर्सेस एच का जो कर्व है, बी है टेस्ला में बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है, और ध्यान दीजिएगा एच है एम्पियर पर मीटर में, बिकॉज यू नो एच जब सोलेनॉइड के लिए बात होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला क्या होता है, एन आई। किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, एन आई। ठीक है, और जो आपका किसी मैग्नेट के लिए एच होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो है आइदर बी बाय म्यू और बी नॉट बाय म्यू नॉट। यानी जो जिस पर्टिकुलर मीडियम की फील्ड ऊपर है उसी का मटेरियल का फैक्टर नीचे है, उसी की परमेबिलिटी नीचे है। अगर ऊपर मान लीजिए आपका जब हम बी नॉट बाय म्यू नॉट बोल रहे हैं एच को, तो वहां पे बी नॉट का मतलब क्या, दैट इज देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, कोई मटेरियल है ही नहीं। तो उस केस में एच कैसे डिफाइन होगा, बी नॉट बाय म्यू नॉट, वही आएगा एन आई घूम फिर के, इसलिए कंफ्यूज मत हो। ऊपर जो फील्ड उसी का परमेबिलिटी नीचे, अगर ऊपर वैक्यूम की फील्ड तो परमेबिलिटी नीचे वैक्यूम की, ऊपर अगर आपके मीडियम की फील्ड तो नीचे मीडियम की परमेबिलिटी। दैट इज व्हाट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज। चलो अब क्या किया, जब उस पर्टिकुलर मटेरियल को प्लेस किया, देखना और पॉइंटर पे ध्यान देना, पॉइंटर कहां कहां मूव कर रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि ये कर्व कहां से मतलब इस वाले कर्व से इस पे कहां भाग गए, धीरे धीरे देखना। तो सबसे पहले ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे का मतलब क्या है, एच की वैल्यू 0 है, यानी देयर इज नो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो देयरफॉर देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। अबे जब है ही अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल तो उसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो जब तक आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे नहीं तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड बेयर करेगा नहीं। हाँ वो बात अलग है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बेयर करके रख के बैठ जाएगा, या वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आप हटा देंगे वो हट जाएगी, वो एक अलग बात है। उसी को सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो अब कर्व देखिएगा, तो जब h की वैल्यू 0 थी तो b भी 0 था। अब h को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, b भी बढ़ा बढ़ा बढ़ा, h बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक पॉइंट देखो, ये ऐसा नहीं लगता ये कर्व आगे बढ़ते बढ़ते जब ये बढ़ रहा था तो ये वाले पॉइंट तक तो ठीक है, मतलब आपको इंक्रीज दिख रहा है, इसके बाद नहीं लगता कर्व पैरेलल हो जा रहा है। तो डोंट यू थिंक देयर इज अ मतलब इससे मुझे एक बात निकलती है, मतलब मिलती है मुझे, और वो मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि ये एक लिमिट आ गई इसकी, नहीं इसके आगे तो ये जा नहीं पा रहा। देखो इसके आगे फर्दर पॉसिबल है इसका बढ़ना, नहीं। तो अब आप कितना भी h को इंक्रीज करते जाओ, b विल नॉट बी इंक्रीजिंग, कॉल्ड एज सैचुरेशन। वो मैंने पहले भी बताया था लास्ट वाले में फेरोमैग्नेटिक में, वो लास्ट एक अलग स्लाइड में बताया था। तो आप इस पॉइंट पे h को उसके बाद भी बढ़ाते जाओ भाई, अब आप कितना भी करंट इंक्रीज करते जाओ मैग्नेटाइजिंग, आपको क्या लगता है वो जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, जितने उसके मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, वो उससे ज्यादा फील्ड बना देगा? नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए वो सैचुरेशन पे पहुंच गया। अच्छा अब क्या किया, अपना एक्सपेक्ट ये हो गया अपना मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में h बढ़ाते, अब मतलब हमको लगा ठीक है चलो
एच बढ़ाने पे कोई मतलब अफेक्ट नहीं आ रहा है, तो एच को कम करना शुरू किया। तो एच को जब कम करना शुरू किया, देखना फिर से पॉइंटर को देखना, एच को कम करना जब शुरू किया तो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कर्व इसी ब्लू वाले रास्ते को लेता हुआ वापस आता, बट ये इसी रास्ते को लेता वापस नहीं आ रहा है। ये क्या कर रहा है देखना, अब जब एच को कम करना शुरू किया तो कर्व आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अपने को लगेगा ब्लू वाले पे आना चाहिए था, बट इधर भाग गया। ये क्या हो रहा है सर? यही है प्रैक्टिकल चीज कि हम एच कम करते जा रहे हैं, एच कम करते जा रहे हैं, एच कम करते जा रहे हैं, और दिख रहा है कि यार बी तो जीरो हुआ ही नहीं, एच जीरो हो गया। मैग्नेटाइजिंग जो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी, जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, जो आपका इनपुट है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके आप मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे, वो आपने खत्म कर दिया। तब भी नोटिस करो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू दैट मीडियम स्टिल परसिस्टिंग, मतलब वहां पे स्टिल रिमेनिंग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो स्टिल वहां पे रिमेनिंग है, इंडिकेट्स कि दिस पॉइंट, दिस स्पेसिफिक पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये एक मिनट है, ये आर देख के कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ मैंने यहां पे रिटेंटिविटी को सिंबलाइज करने के लिए लिखा था। जो पॉइंट मैं अभी एक मिनट पॉइंटर से दिखाता हूं, मैं बहुत प्रोमिनेंट है भाई, ये देखना, लेजर पॉइंटर को देखना, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये मेरे सर के बाजू में देख, ये वाला पॉइंट देख, इधर 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 वाले बाजू में देख, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि भैया तुम्हारा एच तो जीरो हो चुका है, एक्सटर्नल फैक्टर हैज बीन इंक्रीज, मतलब डिक्रीज टू जीरो, बट स्टिल द मैग्नेट इज हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? इस पर्टिकुलर जो आपका जो मतलब ये जो फैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं अपने? तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंटिविटी। और एक और नाम होता है इसका, रेमेनेंस। क्या होता है भाई? रेमेनेंस। आइदर वी कॉल इट रिटेंटिविटी, जस्ट मैं लिख देता हूं, चलिए वहां पे एक ही मिनट पेन ले रहा हूं। हाँ, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, और कॉल्ड एज रेमेनेंस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मतलब जो दूसरा नाम है इसका क्या है? रेमेनेंस, रेमेनेंस। ठीक है, तो रिटेंटिविटी और रेमेनेंस, ये दो नाम है इसके। क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है इट इज दैट पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ एच हैज बीन टेकन टू जीरो एंड द बी इज नॉन जीरो, कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। यानी मैग्नेट जो है वो मैग्नेटाइज हो चुका है, उसने वो मैग्नेटिक फील्ड को रख लिया है। ठीक है, तो अब क्या तरीका होगा मुझे बताइए, एक ही मिनट। हाँ, अब मुझे बताइए अब क्या तरीका होगा अपना, व्हाट शुड बी आवर वे नाउ, कि जिससे ये पर्टिकुलर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बच गई उसके अंदर, वो खत्म हो सके। आपको याद है एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, उसमें एक स्टोक्स लॉ, जो आपका मतलब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक कर्व होता है, स्टोक्स लॉ बोल रहा हूं, जो वो तो अलग चीज है, जो आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर उसमें एक चीज आती है कॉल्ड एज परमानेंट सेट। ये वैसा ही है कुछ रिटेंटिविटी, कि किसी मटेरियल को इतना खींच दिया कि वापस जब फोर्स घटाने लगे तब भी वो उस डायमेंशन में नहीं गया, कुछ ना कुछ उसमें लेंथ इलोंगेशन के फॉर्म में बच गया, कॉल्ड एज परमानेंट सेट। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि सर ये बीच में आपने बोला, ये क्या बोला, चिंता मत कर। ये किस पर्टिकुलर पॉइंट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो अब ये जो पॉइंट है, अच्छा इसके बाद समझ आया, तो अब हमने क्या शुरू किया? नाउ व्हाट वी डिड, तो अब हमने उल्टी तरफ करंट फ्लो करना शुरू किया। भाई जिस तरफ हमने करंट को फ्लो करा के इसको मैग्नेटाइज किया था, अब क्योंकि ये एच को जीरो करने के बावजूद स्टिल द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमेनिंग नाउ, अब आप देखेंगे इसी कर्व में, तो नेगेटिव साइड में आपको दिखेगा मूव करता हुआ एच, नेगेटिव साइड में। क्यों? क्योंकि अब हम अगेंस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड एच रख रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं इस तरह से कि वो जो डाइपोल जहां ओरिएंट हुए थे वो दोबारा से घूम के वहां पर आए जहां पर मैग्नेट वाज डीमैग्नेटाइज्ड सिचुएशन। तो अब देखो उससे क्या होगा, उससे मैं हाइलाइटर फिर से पॉइंटर यूज कर रहा हूं, देखो उससे क्या होगा। तो एच को नेगेटिव करते गए, एक पॉइंट आया जहां पर एच की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि नॉन जीरो है, बट जो बी नहीं है, ये जो बी है, जो बी वो कितना हो चुका है? जीरो। यानी द मटेरियल हैज बीन कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक, डीमैग्नेटाइज्ड हो चुका है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं भाई इस पॉइंट को? क्या बोलते हैं? कोअर्सिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोअर्सिविटी? कोअर्सिविटी का मीनिंग क्या है भाई? कोअर्सिविटी का मीनिंग है व्हेन द वैल्यू ऑफ एच, जैसे देख जहां रिटेंटिविटी थी उसमें एच की वैल्यू क्या थी? जीरो, और बी की वैल्यू क्या थी? नॉन जीरो। दैट बी इज कॉल्ड एज, जो आपका क्या बोलते हैं रिटेंटिविटी, वो बी ही रिटेंटिविटी है, रेमेनेंस है, जीरो एच पे नॉन जीरो बी। वैसे ही व्हाट इज कोअर्सिविटी? कोअर्सिविटी इज द एच,
यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन ड्रॉप टू जीरो, यानी द मटेरियल हैज बीन परफेक्टली डीमैग्नेटाइज्ड। अब उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे फिर वही कहानी कि भाई एच को अपन नेगेटिव किया तो अब अपने को समझ आया कि यार अपने को वो मतलब वो जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो चुका है, तो उसको फिर से मैग्नेटाइज करते हैं। तो फिर मैग्नेटाइज करने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में ही एच को इंक्रीज करते गए। देखना नेगेटिव डायरेक्शन में ध्यान से देख, एच को ये देखना, कर्व को देख, इंक्रीज करते गए, एच देख बढ़ रहा है। फिर वही ऊपर जैसा हुआ था सैचुरेशन में पहुंच गया, फिर अपन ने एच को कम कर करके जीरो ले आए, तब भी कुछ फील्ड बच गई, कॉल्ड एज, बताओ, रिटेंटिविटी। फिर वही अपन ने उल्टा उसको शुरू किया तो ये देख कर्व यहां पहुंचा। तो आप नोटिस करो एक्चुअल जहां शुरू किया था वो और अभी जो कर्व बना है वो, मैं ब्लैक वाले से पूरा इस डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये जो पूरा कर्व बना है, ये जो पूरा कर्व बना है, ये जो डायग्राम बना है, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेरेसिस? हिस्टेरेसिस का मीनिंग क्या होता है भाई? लैग, लैग जनरेट हो गया है। जो प्रोसेस आप सोच रहे थे भाई एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, जहां से गए थे उसी रास्ते से वापस आ जाओ। देखा क्या हुआ, वही लाइन भरता जा रहा हूं मैं, ये देख फिर वापस आ गए। यार ऐसा रुक, पॉइंटर समझाता हूं। जिस रास्ते से गए थे ये गए वापस आ गए, ये गए वापस आ गए, ये गए वापस आ गए। कोई अब था तो उस केस में क्या कोई एनक्लोज्ड कर्व बनता? नहीं। एरिया अंडर मतलब एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व क्या होता है? जीरो। इस केस में क्या आपको नहीं लगता कि यहां जो एरिया एनक्लोज करेगा, ये जो कर्व, ये देखना मैं लाइन से खींच रहा हूं, ये देखिए ये जो एरिया एनक्लोज करेगा ये कर्व, इसी कर्व से क्या मिलता है? हीट लॉस मिलता है। क्यों हीट लॉस मिलता है भाई? आप जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जितनी एनर्जी दी थी उतनी मिल जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सम एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट इज व्हाट हिस्टेरेसिस टेल्स यू, ठीक है। यही हिस्टेरेसिस आपको बताता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है अपना वो है टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बात हो चुकी। हिस्टेरेसिस, उस पर भी बात हो गई। क्यूरी, उस पर भी बात हो चुकी है। अब टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं? दो। पहला है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जितना है उतना लिखा हुआ है, जल्दी से डिस्कस करते हैं एंड विल एंड दिस पॉइंट। What are हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल? तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनका मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पे भी खत्म नहीं होता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, डेफिनेशन देख ले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, स्टिल द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, कॉल्ड एज हार्ड मैग्नेट। एग्जांपल के फॉर्म में अल्निको। व्हाट इज अल्निको? अलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। किसमें यूज होता है? ये कहीं ना कहीं इनका यूज मैग्नेटिक नीडल बनाने में होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल, अब कोई वहां पे करंट थोड़ी है कि स्विच ऑन किया और मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटाइज हो गई, ऐसा तो है नहीं। कोई स्विच ऑन कर दिया अपन ने, है ना, तो मैग्नेटिक नीडल ऑब्वियसली मैग्नेटाइज ही रहती होगी, उसी स्टेट में रहती होगी, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। बहुत यूज है उसका भाई मैग्नेटिक नीडल का। आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके, आपकी मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, बहुत कुछ है उससे। डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते थे शिप पे, अब तो चलिए बहुत कुछ, रेडार आ गया, सोनार आ गया, सब कुछ आ गया, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक। और दूसरा है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक, विच आर दोज मटेरियल जिनका मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन ही वो मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अगर अपने यूज कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो स्लाइड था उस पे चले जाते हैं। एक मिनट, जो इंट्रोडक्शन स्लाइड था ये, और इसमें बाजू में ये देख लो गाड़ी, इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक है, एंड वो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें जब तक करंट फ्लो करता है तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेयर करता है, जैसे ही बंद करते हैं गायब हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट चैप्टर अपन उठाएंगे इस पूरे सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रंग बता रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे वेवलेंथ रेंज में एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सोचे इसके बारे में, तो यू विल थिंक दैट एवरीथिंग अराउंड यू, द कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग, ये एआई मशीन लर्निंग, ये इंटरनेट ने, ये सब बातें जो चल रही हैं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल, हर्ट्ज, इन सब की बात करेंगे, एंड वील सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट पॉइंट है।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।